शिवानी जानती थी कि उसके पिता ने सिर्फ उसी की खातिर दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इतने बरसों बाद उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर अरुणिमा के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती देख उसके मन में उनके लिए नफरत क्यों पनपने लगी। आज मैंने वह सब देखा जिसे देखने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज से घर लौटते समय मुझे डैडी अपनी कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वो औरत डैडी से बात कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह डैडी के बेहद करीब थी। 10 साल पहले जब मेरी मां की मृत्यु हुई थी तब सारे रिश्तेदारों ने डैडी को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, लेकिन डैडी ने सख्ती से मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी शिवानी के लिए दूसरी मां किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा, और डैडी अपने वादे पर अब तक कायम रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वह एक औरत के करीब होकर मेरे वजूद को उपेक्षा की गरम सलाखों से भेद रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मम्मी और डैडी के बीच कभी नहीं बनी थी। मम्मी के खानदान के मुकाबले में डैडी के खानदान की हैसियत कम थी, इसलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयान करके डैडी को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थीं। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि जब डैडी और मम्मी के विचार आपस में मिलते नहीं थे तब डैडी ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाया था। कॉलेज से घर आते ही काकी माँ ने मुझसे चाय के लिए पूछा तो मैं उन्हें मनाकर अपने कमरे में आ गई और अपने आंसुओं से तकिए को भिगोने लगी। 5 बजे के आसपास डैडी का फ़ोन आया तो मैं अपने गुस्से पर जबरन काबू पाते हुए बोली, डैडी, इस वक्त आप कहाँ हैं? बेटे, इस वक्त मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ, डैडी बड़े प्यार से बोले। आपके साथ कोई और भी है? मैंने शक भरे अंदाज में पूछा। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ कोई और भी है? क्या तुम्हें फ़ोन पर किसी की खुशबू आ गई? डैडी हंसते हुए बोले, हाँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए, कौन है आपके साथ? देखा तुमने अरुणिमा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि डैडी के साथ कार में बैठी औरत का नाम अरुणिमा है। जनाब, यहाँ आप गलत फरमा रहे हैं। डैडी के मोबाइल से मुझे एक औरत की खनकती आवाज़ सुनाई दी। अब वह आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। उस औरत का ये जुमला जहरीले तीर की तरह मेरे सीने में लगा। एकाएक मेरे दिमाग की नसें तनने लगी और मेरा जी चाहा कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। शिवानी बेटे, तुम लाइन पर तो हो न? मुझे डैडी का बेफिक्री से भरा स्वर सुनाई दिया। हाँ, मैं बेजान स्वर में बोली, डैडी, ये सब क्या हो रहा है? आपके साथ कौन है? बेटे, मैं तुम्हें घर आकर सब बताता हूँ। इसी के साथ डैडी ने फ़ोन काट दिया और मैं सोचती रह गई कि यह अरुणिमा कौन है। ये डैडी के जीवन में कब और कैसे आ गई? डैडी और अरुणिमा के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। 7 बजे शाम को काकी माँ ने मुझे उठाया और चिंतित स्वर में बोली, बेटी शिवानी, क्या बात है? आज तुमने चाय नहीं पी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? काकी माँ, मेरी तबीयत ठीक है। डैडी आ गए? मैंने पूछा। हाँ, और वह तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। इतना कहकर काकी माँ कमरे से बाहर निकल गईं। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में आई तो मुझे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज मैंने डैडी के साथ उनकी कार में देखा था। अरु, ये है मेरी बेटी शिवानी, डैडी उस औरत से मेरा परिचय कराते हुए बोले। न चाहते हुए भी मेरे हाथ नमस्कार करने की मुद्रा में जुड़ गए। जीती रहो, वो खुद ही उठकर मेरे करीब आ गईं और फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यारा चुंबन अंकित कर दिया।
अगर मेरी कोई बेटी होती तो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो। अरु, ये भी तो तुम्हारी बेटी है, डैडी हंसते हुए बोले। डैडी के ये शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में उतरते चले गए। मेरा जी चाहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं और खूब फूट फूट कर रोऊं। आखिर डैडी ने मेरे विश्वास का खून जो किया था। बेटी, तुम करती क्या हो? अरुणिमा जी ने मुझे अपने साथ बैठाते हुए पूछा। उस वक्त मेरी हालत बड़ी अजीब सी थी। जिस औरत से मुझे नफरत करनी चाहिए थी वो औरत मेरे वजूद पर अपने आप छाती जा रही थी। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगी। हम दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुईं। काकी माँ, देखो तो कौन आया है। डैडी ने काकी माँ को आवाज दी। मैं जानती हूँ कौन आया है। काकी माँ ने वहाँ चाय की ट्राली के साथ कदम रखा। अरे काकी माँ आप। अरुणिमा उन्हें देखते ही खड़ी हो गईं। चाय की ट्राली मेज पर रख कर काकी माँ उनकी तरफ बढ़ीं। फिर दोनों प्यार से गले मिली तो मैं दोनों को उलझन भरी निगाहों से देखने लगी। अरुणिमा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था, ये बात तो मैं समझ गई थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथों में नहीं आ रहा था। काकी माँ, आप इन्हें जानती हैं? मैंने हैरत भरे स्वर में काकी माँ से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही डैडी बोल पड़े, बेटी, अरुणिमा जी का इस घर से गहरा संबंध रहा है। हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तभी अरुणिमा जी ने डैडी को इशारा किया तो डैडी ने फौरन अपनी बात पलटी और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि मम्मी डैडी के बीच ऐसा क्या था जो वे एक दूसरे से बात करना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करते थे। निस्संदेह डैडी शादी से पहले इसी अरुणिमा जी से प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान मैंने अरुणिमा जी से काफ़ी बातें की। वह बहुत ज़हीन थी। वो हर विषय पर खुलकर बोल सकती थी। उनकी नॉलेज को देखकर मेरी उनके प्रति कुछ देर पहले जमी नफरत की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। उनकी बातों से मुझे ये भी पता चला कि वह एक प्रोफेसर थीं। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका अपना कहने को इकलौता बेटा नितिन था, जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। रात का डिनर करने के बाद जब अरुणिमा गई तो मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ औरतों की भरिकुटियों में संसार भर की राजनीति की लिपि होती है। जब उनकी पलकें झुक जाती हैं तो न जाने कितने सिंहासन उठ जाते हैं और जब उनकी पलकें उठती हैं तो न जाने कितने राजवंश गौरव से गिर जाते हैं। अरुणिमा जी भी शायद उन्हीं औरतों में एक थीं। तभी डैडी ने दूसरी शादी न करने की जो कसम खाई थी, उसे आज वह तोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस उम्र में डैडी अरुणिमा जी से शादी करके दीन दुनिया की नज़रों में उपहास का पात्र बने। सुबह टेलीफोन की घंटी से मेरी आंख खुली। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे अरुणिमा जी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी जी, मैं ज़रा संभल कर बोली, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए मैं देर तक सोने का मज़ा लेना चाह रही थी। इसका मतलब मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। सॉरी बेटे। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए, कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम मेरे घर आ जाओ, हम खूब बातें करेंगे। सच कहूँ तो बेटे, कल तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आंटी, डैडी की इजाज़त के बिना मैंने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे डैडी से मैं बात कर लूँगी, वह बड़े हक से बोली, वह मना नहीं करेंगे। उस पल जेहन में एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि जिससे मुझे बेहद नफरत होनी चाहिए,
मैं धीरे धीरे उसके करीब क्यों होती जा रही हूँ। 1 घंटे बाद मैं अरुणिमा जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो मुझे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से सोफे पर बैठाया। इसके बाद वह मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाईं। नाश्ते के दौरान मैंने उनसे पूछा, आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे मिले हुए मुझे अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है। सच कहूँ तो मैं कल से सिर्फ आपके बारे में ही सोचे जा रही हूँ। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ये कहकर मैं उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका और हुनर ड्राइंग रूम से बेडरूम तक हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि वो मुझे मोहब्बतों का आईना जान पड़ा। उनके सलीके और हुनर को देखकर मेरे दिल में एक हुक सी उठ रही थी। मैं सोच रही थी कि काश उनके जैसी मेरी माँ होती। तभी मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा घूम गया। मेरी मम्मी एक मगरूर औरत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त डैडी से लड़ते हुए बिताया था। मेरी मम्मी ने बेशक मेरे डैडी के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वह उनके दिल में जगह नहीं बना पाई थी, जो कि एक स्त्री अपने पति के दिल में बनाती है। अब अरुणिमा जी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह मेरे सामने आ गई थी। उनके दिल के किसी कोने में मेरे डैडी के लिए जगह जरूर थी। लेकिन उन्होंने डैडी से शादी क्यों नहीं की थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। शाम होते ही डैडी मुझे लेने आ गए। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, डैडी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। डैडी ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा, फिर आहत भाव से बोले, बेटे, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है, जो आज तुम ऐसी बात कह रही हो। तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप अरुणिमा जी से प्यार करते हैं न? मैंने बिना किसी भूमिका के कहा। डैडी पहले काफी देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ये सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहते थे और हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला कर चुके थे। ऐसी बात थी तो आपने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मुझे अरुणिमा से शादी करने से मना किया था। तब मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भागकर अरुणिमा से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त अरुणिमा ने मेरा साथ नहीं दिया था। तब उसका यही कहना था कि हमारे माँ बाप के हम पर बहुत एहसान है, हमें उनके एहसानों का सिला उनके अरमानों का खून करके नहीं देना चाहिए। उनकी खुशियों के लिए हमें अपने प्यार का बलिदान करना पड़ेगा। मैंने तब अरुणिमा को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए हमें एक दूसरे की जिंदगी से दूर जाना पड़ा। कुछ दिन पहले वह मुझे एक पार्टी में नहीं मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता। आज की तारीख में उसका एक ही लड़का है, जिसे अरुणिमा के तुम्हारी मम्मी बनने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन डैडी, मुझे एतराज है, मैं कड़े स्वर में बोली। क्यों? डैडी की भावें तन उठी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जगह हंसाए हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, डैडी सख्ती से बोले, तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा। तुम अपने को दिमागी तौर पर तैयार कर लो। कुछ ही दिनों में वह तुम्हारी मम्मी बनने जा रही है। उस वक्त मुझे अपने डैडी एक इंसान न लगकर एक हैवान लगे थे, जो दूसरों की इच्छाओं को अपने नुकीले नाखूनों से नोच नोच कर तार तार कर देता है। 2 दिन पहले ही अरुणिमा जी का इकलौता बेटा नितिन लंदन से वापस लौटा तो उन्होंने उससे सबसे पहले मुझे मिलाया। नितिन के बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगी कि वह मेरे सपनों का राजकुमार है। मैंने अपने जीवन साथी की जो कल्पना की थी वो हूबहू नितिन जैसा ही था। कितनी अजीब बात है,
जिस बाप को शादी की उम्र की दहलीज पर खड़ी अपनी औलाद के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए, वह बाप अपने स्वार्थ के लिए अपनी औलाद की खुशियों का खून करके अपने सिर पर सेहरा बांधने की सोच रहा है। आज अरुणिमा जी खरीदारी के लिए मुझे अपने साथ ले गई थीं। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डैडी के कहने पर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। शॉपिंग के दौरान जब अरुणिमा जी ने एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े और जेवर खरीदे, तो मुझे उनसे भी नफरत होने लगी थी। मैंने मन ही मन निश्चय कर अपनी डायरी में लिख दिया कि जिस दिन डैडी अपने माथे पर सेहरा बांधेंगे, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। आज मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा है और हंसना भी। रोना इस बात पर आ रहा है कि जो मैंने सोचा था वह हुआ नहीं और जो मैंने नहीं सोचा था वह हो गया। ये बात मुझे पता चल गई थी कि डैडी को अरुणिमा आंटी को मेरी मां बनाने का फैसला आगे आने वाले दिन 28 नवंबर को करना था और यह विवाह बहुत सादगी से गिने चुने लोगों के बीच ही होना था। 28 नवंबर को सुबह होते ही मैंने खुदकुशी करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि डैडी जैसे ही अरुणिमा आंटी के साथ 7 फेरे लेंगे, वैसे ही मैं अपने कमरे में आकर पंखे से लटक कर फांसी लगा लूंगी। दोपहर को जब मैं अपने कमरे में मायूस बैठी थी, तभी काकी माँ ने कुछ सामान के साथ वहां कदम रखा और धीमे स्वर में बोली, ये कपड़े तुम्हारे डैडी की पसंद के हैं, जो कि उन्होंने अरुणिमा बेटी से खरीदवाए थे। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। मैं काकी माँ से कुछ पूछ पाती उससे पहले वह कमरे से बाहर निकल गईं और कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आकर मुझे संवारने लगीं। थोड़ी देर बाद मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहां काफ़ी मेहमान बैठे थे। मेहमानों की गहमागहमी देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सोफे पर बैठी ही थी कि वहां अरुणिमा जी आ गईं। उनके साथ नितिन नहीं आया था। शिशिर, हमें इजाजत है? उन्होंने डैडी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखिएगा, डैडी भावुक स्वर में बोले। तभी वहां नितिन ने कदम रखा, जो दूल्हा बना हुआ था। मेरा सिर घूम गया। मैंने उलझन भरी निगाहों से डैडी की तरफ देखा तो वह मेरे करीब आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अरुणिमा आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से अरुणिमा आंटी तुम्हारी मम्मी है। इन्हें हमेशा खुश रखना। एकाएक मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं डैडी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर मैं नितिन की हमसफर और अरुणिमा जी की बेटी बन गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।